नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में जो 1526 से शुरू होता है और 1857 को समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसके जो संस्थापक है उनका नाम होता है मोहम्मद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इनका जन्म होता है 1483 में फरगना। तो फरगना अगर वर्तमान में देखें तो कहां पर है? उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया का एक देश है। उज्बेकिस्तान में एक छोटा सा प्रांत होता है जिसका नाम होता है फरगना। ठीक है, तो फरगना इस जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जो पिता होते हैं वो फरगना के शासक होते हैं और इसके पिता का नाम होता है मिर्जा उमर शेख। ठीक है, तो इसके जो पिता होते हैं जिनका नाम होता है मिर्जा उमर शेख, वह तैमूर लंग के वंशज होते हैं। तो तैमूर लंग होता है प्यारे छात्रों, वह अपने जमाने में बहुत बड़ा योद्धा होता है और बहुत बड़ा विजेता होता है। ठीक है, उसने दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र पर वह आक्रमण करता है और लोगों को मारता है और भयंकर तरीके से लूटता है। लगभग 1398 में वह भारत की ओर भी आता है। यहाँ पर कश्मीर से वह घुसता है और लूटमार करता हुआ दिल्ली सल्तनत तक आता है और दिल्ली सल्तनत में उस समय महमूद तुगलक का शासन होता है और सुल्तान इसका सामना नहीं कर पाता और वह दिल्ली के आसपास लगभग 13 दिनों तक कत्लेआम मचाता है, हजारों लोगों को मारता है और सारी संपत्ति लूटकर वापस चला जाता है। ठीक है, और इसी तरह से जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की जो माता थी उनका नाम था कुतुब निगार खानम। ठीक है, कुतुब निगार खानम और इनका संबंध था चंगेज खान से। चंगेज खान, ठीक है, तो प्यारे छात्रों, चंगेज खान भी अपने जमाने में बहुत बड़ा योद्धा था। ठीक है, उसने लगभग यूरोप और एशिया के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो हमारे जो देश के उत्तर में एक देश है जिसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया के एक छोटे से कबीले का चंगेज खान निवासी होता है जिसका बचपन में नाम होता है तमुजीन। ठीक है, तो मंगोलिया है प्यारे छात्रों, इसके बारे में आपको बताऊं तो यह शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थल चाहे वह शीत हो या गर्म हो, ठीक है, वहां पर एक बात हमेशा होती है, वहां पर खाने पीने की समस्या होती है और यहाँ पर फसल के नाम पर केवल घास उगती है। ठीक है, तो बहुत बड़े एरिया में यहाँ पर घास उगती है, इसलिए यहाँ के लोगों का मूल जो व्यवसाय होता है वो क्या होता है? पशुपालन। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर खाने पीने की कमी होती है तो किसी एक स्थान पर जहाँ पर पानी की और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध हो तो वहां पर सीमित मात्रा में लोग रहते हैं। ठीक है, और इस सीमित मात्रा में जो लोग रहते हैं तो वह एक तरह से कबीला है ना, कबीले के रूप में या एक जाति के या एक ही संस्कृति के लोग रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कबीलाई संस्कृति। ठीक है, तो इस मरुस्थल चाहे शीत हो या गर्म हो, ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के मरुस्थलों में कबीलाई संस्कृति पाई जाती है और एक कबीला यहाँ पे है तो 100, 200, 250 किलोमीटर दूर एक कबीला यहाँ पर, इस तरह से दूर दूर बिखरे हुए यहाँ पर कबीले में लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो हमारा जो तमुजीन होता है वह भी क्या है? एक छोटे से कबीले का निवासी होता है, लेकिन दूसरे कबीले के लोग इसके पिता के कबीले पर आक्रमण करते हैं, इसके पिताजी को मार डालते हैं। ठीक है, और बहुत सारा इसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। फिर कालांतर में तमुजीन क्या करता है कि अपनी सेना एकत्रित करता है, सारे कबीलों को एक एक करके जीतता है और इन मंगोलिया के जो इससे पहले बहुत ही गरीब लोग थे, ये बहुत ही गंदे रहते थे, ठीक है, और सभ्य भी नहीं थे, तो ऐसे सारे लोगों को एकत्रित करता है और एक भारी भरकम सेना बनाता है और लगभग एशिया और यूरोप के बहुत से बड़े भूभाग पर यह अधिकार कर लेता है। तो प्यारे छात्रों, इस तरह से जो बाबर है उसमें दो महान योद्धाओं का खून पाया जाता है। इसके रगों में क्या है? एक तरफ तैमूर पिता की तरफ से तैमूर लंग का खून दौड़ रहा था और माता की तरफ से चंगेज खान का खून इसमें दौड़ रहा था। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, जब बाबर 11 वर्ष का होता है तब इसके पिता मिर्जा उमर शेख की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद बाबर फरगना का शासक बनता है। ठीक है, फरगना, तो जैसे ही वो फरगना का शासक बनता है तो इसके चाचा, इसके मामा, ये लोग
फरगना को प्राप्त करने के लिए बाबर पर हमला कर देते हैं, उसके राज्य पर हमला करते हैं। लेकिन जो फरगना की जो जनता होती है, ठीक है, वह तन मन धन से बाबर का साथ देती है और इसके चाचा और मामा की जो बगावत होती है वह सारी नाकाम हो जाती है, ठीक है। तो इस बात से बाबर बड़ा खुश होता है और वो सोचता है कि यार ये जनता क्या है, पूरी जनता ने पूरी ताकत के साथ मेरा साथ दिया है, जनता मेरे साथ में है, तो वह अपनी शक्ति बढ़ाने में लग जाता है। तो उस जमाने में एक उज्बेकिस्तान का एक नगर होता है उस जमाने में, समरकंद। समरकंद उस जमाने में बहुत ही सुंदर जगह होती है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा राज्य होता है। तो बाबर की इच्छा होती है कि वह समरकंद पर शासन करे और वह समरकंद पर आक्रमण करने के लिए निकलता है और समरकंद को जीत लेता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय तक उसका यहाँ पे शासन रहता है, इसके बाद फिर इसको यहाँ से भगा दिया जाता है, ठीक है। तो वह कुछ समय तक तो समरकंद में आता है, कुछ समय फरगना, ठीक है, ये सब चलता रहता है। अंत में एक उज्बेक लड़ाका होता है जिसका नाम होता है शहबानी खान, शहबानी खान, ठीक। तो शहबानी खान इतना शक्तिशाली होता है कि वह उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कुर्दिस्तान, आसपास के जो भी क्षेत्र है उन सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है, ठीक है। और बाबर को भी समरकंद से भागना पड़ता है। समरकंद से भागकर जब वह फरगना आता है, ठीक है, तो फरगना पर भी उसके जो चाचा मामा उनका अधिकार हो जाता है, उसके सारे रिश्तेदारों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। और फरगना से भी उसको भागना पड़ता है। तो प्यारे छात्रों, एक कंडीशन ऐसी आती है कि बाबर के पास कोई राज्य नहीं होता, वह राज्य विहीन हो जाता है। उसके हाथ से समरकंद भी निकल जाता है और उसके हाथ से फरगना भी निकल जाता है। तो कई सालों तक वह इधर उधर भटकता रहता है और अपने विश्वास पात्र लोगों को एकत्रित करता है, एक सेना बनाता है और अंत में फिर वह अफगानिस्तान की ओर रुख करता है और यहाँ पर लगभग 1504 में काबुल पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। और फिर ये जो शहबानी खान होता है वो इतने शक्तिशाली होता है कि अब बाबर इधर वापस अपने पुश्तैनी राज्य को प्राप्त करने की बारे में या प्राप्त करने का जो विचार होता है वह त्याग लेता है, ठीक है। और सारा ध्यान किधर लगाता है, अफगानिस्तान की तरफ लगाता है, ठीक है। और यहाँ पर सही रूप से शासन करने लगता है। तो जब यह बाबर 1504 में काबुल पर शासन कर रहा होता है तब भारत की स्थिति क्या होती है। तो भारत में दिल्ली का जो सुल्तान होता है उसका नाम होता है इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो भारत में इब्राहिम लोदी का शासन होता है। तो पहले क्षेत्रों में मैंने बताया था कि कुतुबुद्दीन, ये मोहम्मद गोरी, ठीक है, ये लोग क्या थे, तुर्क थे, है ना। तो कई सालों तक दिल्ली सल्तनत पर तुर्कों का अधिकार होता है। फिर इसके बाद एक शासक होता है जलालुद्दीन क्या कहते हैं, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। वह जाति से तो तुर्क होता है लेकिन रहता कहाँ पर है, अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये अफगानी व्यक्ति होता है, अफगानी संस्कृति वाला व्यक्ति होता है, यह सुल्तान बनता है। तो धीरे धीरे अफगानी लोगों को भी एक लगता है कि यार ये जलालुद्दीन खिलजी जब अफगानिस्तान में रह के सुल्तान बन सकता है तो हम क्यों नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये अफगानी लोग भी क्या है, शक्तिशाली होते रहते हैं। अंत में बहलोल लोदी नाम का एक व्यक्ति होता है, वह दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करता है, ठीक है। फिर बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आता है, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आता है। तो इब्राहिम लोदी के बारे में ये कहा जाता है कि ये बड़ा घमंडी था, ठीक है, सत्ता के नशे में हमेशा चूर रहता था और किसी की इज्जत करता नहीं था। अपने जो वजीर है उनकी बेइज्जती करता था, अपने रिश्तेदारों की बेइज्जती करता था। तो लंबे टाइम तक वह अपने खास करीबी जो राज्य के करता रहता है उनकी बेइज्जती करता है, तो लोग इससे उब जाते हैं। यहाँ तक कि वह अपने चाचा दौलत खान लोदी जो कि पंजाब के सूबेदार होते हैं, पंजाब के गवर्नर होते हैं, तो भरी सभा में, भरे दरबार में इनकी भी क्या कर देता है, इनका भी बहुत बुरी तरीके से अपमान कर देता है। तो अब जितने भी ये जो लोग होते हैं इब्राहिम लोदी के अधीन, तो वह सोचते हैं कि यार ये सुल्तान सही है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है और सुल्तान है शक्तिशाली ताकतवर, अब इसको हटाया जाए, ठीक है। तो प्यारे छात्रों देखो, गद्दार ऐसे पैदा नहीं होते। जब आप अपने ही लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं, अपनी ताकत का वैसा इस्तेमाल करते हैं और अपने नीचे के लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तो फिर अब आपके नीचे जो आपकी जो जुल्मों को सह रहा है वो कब तक सहेगा, है ना। एक दिन सहेगा, 2 दिन सहेगा, फिर इसके बाद सोचेगा कि यार हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि लोग अब गद्दारी पे आ जाते हैं। और ये दौलत खान लोदी है वह किसको आमंत्रित करता है, बाबर को आमंत्रित करता है, ठीक है।
और बाबर भी चूंकि बहुत बड़ा राजा बनने का सपना देख रहा होता है और वह सोचता है कि भाई हिंदुस्तान के जो ज़मीन है बिल्कुल मैदानी है, यहाँ पर सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ये सारा खेती बाड़ी वाला क्षेत्र अगर मेरे को प्राप्त हो गया तो मैं मेरे राज्य को बढ़ावा मिलेगा और मेरी शक्ति में वृद्धि होगी। ठीक है, तो बाबर ये निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। अब बाबर सैनिक तैयारी में जुट जाता है। ठीक है, तो सैनिक तैयारी में जुट जाता है और दिल्ली पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। तो वह खास भारत पर आक्रमण करने के लिए खास प्रकार की सैनिक तैयारी करता है। तो सबसे पहले बात तुलुगुमा युद्ध पद्धति। ठीक है, तो बाबर है उसको उसके राज्य से उज़्बेक लोगों ने निकाला। ठीक है, शबानी खान ने निकाला। तो ये शबानी खान ने बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त की। तो वह खास पद्धति का इस्तेमाल करता था जिसका नाम था तुलुगुमा। तो बाबर भले ही शबानी खान से हारा होगा, ठीक है, लेकिन वह अपने दुश्मन की जो खास चीज है उसको वह सीखता है। तो वह भी क्या है कि तुलुगुमा पद्धति को सीखता है और फिर अपनी सामरिक जो होती है युद्ध नीति होती है उसमें वह शामिल करता है। इसके अलावा उस जमाने में जो ऑटोमन साम्राज्य होता है, ठीक है, उस्मानी साम्राज्य, उन जो ऑटोमन साम्राज्य होता है वह भी क्या है ईसाई को हराता है। तो उनके पास एक खास हथियार होता है जिसका नाम होता है तोप। ठीक है, तो बाबर भी ऑटोमन साम्राज्य से क्या है तोप का संचालन कैसे किया जाता है ये सीखता है। ठीक है, तो तोप आ जाना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तोप को चलाना बड़ी बात है। किस तरह से चलाया जाए, जैसे कि आपके पास अगर कोई बंदूक हो, ठीक है, तो बंदूक को चलाना तो आसान है, कोई ट्रिगर दबा सकता है, लेकिन आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। सही इस्तेमाल कौन करेगा, जो जिसका निशाना बहुत अच्छा हो। तो बाबर यहाँ पर क्या है कि तोपों का इस्तेमाल करने के लिए उस्मानी विधि, उस्मानी विधि है ना, इसको रूमी विधि भी कहते हैं। रूमी विधि का इस्तेमाल करता है और तोप चलाने के लिए जो एक्सपर्ट रहते हैं उस जमाने में ढूंढ के कहीं से एक्सपर्ट वो लाता है। ठीक है, इसके अलावा वह अच्छे घोड़ों की व्यवस्था करता है, तीर कमान की व्यवस्था करता है और उस जमाने में बंदूक भी आ गई थी तो ये बंदूकों की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत अच्छी सेना तैयार करता है और फिर भारत की ओर कूच करता है। तो 1526 में पानीपत के मैदान में क्या होता है, पानीपत की पहली लड़ाई होती है। एक तरफ किसकी सेना होती है, बाबर की, और दूसरी तरफ किसकी होती है, इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी। तो ऐसा कहा जाता है कि बाबर के पास लगभग 13 से 20 हजार सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से अधिक सेना थी। ठीक है, तो यहाँ पर भयंकर युद्ध होता है और चूंकि बाबर के पास क्या होता है, आधुनिक सेना होती है, आधुनिक हथियार होते हैं। ठीक है, और इस तरह से पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, हार जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर छात्रों बाबर नहीं जीता, कौन जीता, बाबर की तोप जीती। कौन जीती, तोप। ठीक है, जो भी समय के साथ चलेगा, जो भी समय के साथ ज्ञान विज्ञान के साथ सही सोच के साथ चलेगा तो वह दुनिया में नंबर 1 होगा। ठीक है, ये नियम है, हजारों साल से ये चला आ रहा है। तो ये बाबर है वह आधुनिकता के साथ चला, ज्ञान विज्ञान के साथ चला, समय के साथ चला, तो बाबर जीत गया। यहाँ पर संख्या बल का कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो बाबर के पास आधुनिक तकनीक थी, है ना, आधुनिक इसके पास हथियार थे। ठीक है, और इसके बल पर बाबर भारत पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, और 1526 में वह मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो प्यारे छात्रों जब यह भारत में आता है और यहाँ के सुल्तान की सल्तनत को समाप्त करता है, ठीक है, तो यह अपने आप को सुल्तान नहीं बोलता है, सुल्तान भी नहीं कहता है, नहीं अपने आप को ये महाराजा कहता है। ठीक है, ये अपने आप को कुछ और कहता है। तो मैंने आपको बताया था कि सुल्तान का क्या फार्मूला था, है ना, तो सुल्तान बनने के लिए कोई व्यक्ति होता है तो खलीफा से
एक अधिकार पत्र प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति को सुल्तान बनना होता है वह खलीफा को धन देता है और खलीफा बदले में एक पत्र देता है, ठीक है, जिससे वैधानिकता हो जाती है कि ये व्यक्ति क्या है, इस क्षेत्र का सुल्तान है। लेकिन ये जो बाबर होता है वह खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर देता है, ठीक है। वो कहता है कौन होता है खलीफा, है ना, मैं किसी खलीफा को मानता नहीं। तो बाबर होता है वह मुसलमान होता है, सुन्नी मुसलमान, एक कट्टर मुसलमान होता है और वह अल्लाह पर गहरा विश्वास करता है। तो बाबर का मानना होता है कि देखो सर्वोच्च शक्ति अत्र तत्र सर्वत्र एक ही शक्ति है, अल्लाह, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह, और अल्लाह के बाद कोई है तो मैं हूं, ठीक है। तो वहां पर तुर्कमेनिस्तान और मध्य एशिया में राजा को क्या बोलते हैं, शाह, क्या बोलते हैं, शाह, शाह यानी राजा, ठीक है। तो ये शाह है, किसके बाद है, अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद, ठीक है। तो अब ये अपने आप को क्या बोलेगा प्यारे छात्रों, बादशाह, क्या बोलेगा, बादशाह, ठीक है। इस तरह से 1526 में भारत में सल्तनत की बजाय क्या होता है, बादशाह की शुरुआत होती है। और अब यहाँ पर क्या होता है कि भारत में बहुत सारा परिवर्तन होगा, सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन होगा, यहाँ पे, है ना, निर्माण के रूप में परिवर्तन होगा, है ना, खान पान में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो भारत में अब भारी रूप से परिवर्तन होने वाला है। तो इससे पहले जो सुल्तान होते थे वह किसके अधीन होते थे, खलीफा के, ठीक है। तो जो कभी भारत में सुल्तान बनता था वह खलीफा का अधीन था और उसको बार बार अपने आप को साबित करना पड़ता था, देखो मैं इस्लाम का सेवक हूँ, मैंने इस्लाम के लिए ये किया, मैंने इस्लाम के लिए वो किया, ठीक है। तो वह भारत में रहकर भी किसके लिए काम करता था, केवल इस्लाम के लिए। तो भारत की जो बहुसंख्यक जनता थी, जो हिंदू जनता थी, उस पर वह विशेष ध्यान देते नहीं थे। और जब तक ये रहे, है ना, 1206 से लेके 1526 तक, तब तक इन्होंने हिंदू जनता को दबाने का, कुचलने का प्रयास उन्होंने किया, ठीक है। उनको नीचा दिखाने का उन्होंने कार्य किया। उन्होंने कभी भी, सुल्तानों ने कभी भी हिंदू जनता को अपने समान नहीं माना। ये बात और है कि जब से भारत में क्या कहते हैं अफगान लोग, बहलोल लोधी जब से सुल्तान बनता है तब तो उसके बाद से हिंदू की स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है अफगानों के शासनकाल में, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी नहीं होती। तो अब ये मुगल वंश है वह किसी के अधीन नहीं है, वो केवल अल्लाह के अधीन है, ठीक है। तो अब ये पूरा जो राज करने का जो कल्चर है, जो संस्कृति, उसको बदलेगा, ठीक है। और यहाँ पर सभी धर्मों को धीरे धीरे बराबर मौका मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर और 1526 में पानीपत के युद्ध में वह इब्राहिम लोदी को हराता है और मुगल वंश या मुगल साम्राज्य की वह भारत में स्थापना करता है। अब राज्य प्राप्त करना तो आसान है, लेकिन इसको चलाना बहुत मुश्किल कार्य है। तो अगर भारत में अगर इसको परमानेंट और लंबा राज्य करना है, ठीक है, तो भारत की समस्त शक्तियों को हराना होगा, है ना। तो उस समय तत्कालीन उत्तर भारत में राणा सांगा करके मेवाड़ के राजपूत शासक थे, इनका शासन था और ये बड़े शक्तिशाली थे, ठीक है। राणा सांगा न केवल वीर थे, बहुत बड़े राजा थे, बल्कि बहुत अच्छे लीडर थे, ठीक है। तो इनकी लीडरशिप इतनी जबरदस्त थी कि जब भी ये युद्ध करने जाते, है ना, तो पाती पर्वण करके एक प्रथा थी, पाती पर्वण, है ना। पाती पर्वण की प्रथा के कारण जब भी ये युद्ध करने जाते तो जितने भी हिंदू शासक थे या राजपूत शासक थे वह अपनी सेना इनके साथ भेजते थे, ठीक है। तो महाराणा सांगा भी चाहते थे कि चलो ये सब लोग मेरे साथ में हैं, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए और दिल्ली पर अधिकार किया जाए। तो महाराणा सांगा भी कहीं चाहते थे कि देखो मैं भी उत्तर भारत में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करूं, ठीक है। और मुगल जो वंश का जो संस्थापक था बाबर, वो भी चाहता था कि भारत के अधिकांश क्षेत्र पर मैं कब्जा करूं, ठीक है। तो दोनों की मध्य युद्ध तो होना ही था। तो 1527 में खानवा में 1527 में खानवा में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है, ठीक है। खानवा वो भरतपुर के आसपास है। तो एक तरफ होती है बाबर की सेना और दूसरी तरफ किसी होती है राणा सांगा की सेना, ठीक है। अब देखो 1526 में जब भारत में
आता है बाबर, तो उसके पास लगभग 12 ही तोप होती है, ठीक है। अब उसको पता होता है कि देखो यार ये शक्तिशाली राजा है महाराणा सांगा, है ना। महाराणा सांगा ने भी एक बार इब्राहिम लोदी को हराया हुआ होता है, ठीक है। तो बाबर महाराणा सांगा की शक्ति को अच्छी तरह से जानता है और फिर वह तोप बनाने का ऑर्डर देता है। और जब ये खानवा के युद्ध लड़ने आता है तब इसके पास कितनी हो जाती है, 50 तोप होती है, ठीक है। और इसकी सैनिक क्षमता में भी वृद्धि कर लेता है, ये बंदूकें भी बहुत अच्छी होती है, तीर कमान और भाले भी, तो अच्छी खासी सेना के साथ वह राणा सांगा के सामने आता है, ठीक है। अब जो ये इसके साथ में अधिकतर तुर्क लोग होते हैं, तो तुर्क लोगों ने राजपूतों के बारे में सुन रहा होता है कि राजपूत युद्ध क्षेत्र में तब तक लड़ते हैं जब तक कि जान चली न जाए, ठीक है। तो बड़ी ही शक्ति के साथ वह लड़ते हैं। तो अब जिससे राणा सांगा की सेना देख के बाबर की सेना होती है वो डर जाती है, ठीक है, और कहीं कहीं वह बगावत की ओर बढ़ती है। तो ये स्थिति देख लेता है बाबर, और बाबर भी एक बहुत अच्छा लीडर होता है, स्थिति को भांप लेता है और अपनी सेना को एकत्रित करके बहुत अच्छा जोशीला भाषण देता है और कहता है कि देखो प्रत्येक जीव इस दुनिया में मरने के लिए पैदा हुआ है ना, आज नहीं तो हमें एक न एक दिन मरना है, तो क्यों नहीं आज सही, ठीक है। और वह धार्मिक इमोशन अपनी सेना में पैदा करता है, जिहाद का नारा लगाता है। इसके अलावा वह प्रण लेता है कि आज के बाद वह शराब नहीं पिएगा, ठीक है। और सेना के साथ, इसके लश्कर के साथ जितने भी शराब होती है ना, सैनिकों के लिए खुद के पीने के लिए जो लाई गई होती है वह सारी नष्ट करवा देता है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी सेना में क्या आ जाता है, जोश आ जाता है और फिर उसकी सेना लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी तरह से 1527 में भयंकर लड़ाई होती है और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर हमारे महाराणा सांगा की क्या हो जाती है, यहाँ पे हार हो जाती है। और इस तरह से बाबर महाराणा सांगा को भी हरा देता है। तो प्यारे छात्रों, बाबर होता है वह भारत की दो खास लड़ाका जाति पठान, एक तो पठान प्लस दूसरी क्या होती है, राजपूत, ठीक है। तो ये पठान शासकों को भी हरा देता है और दूसरा राजपूत शासकों को भी हरा देता है, ठीक है। तो दो महान शक्तियों को हराने के बाद पूरे भारत में क्या हो जाता है, इसका सिक्का जम जाता है। अब इसके सामने लड़ने वाला कोई होता नहीं और बाबर का एक भारत में स्थापित राज्य हो जाता है। और वह 1528 में राजस्थान में चंदेरी पर आक्रमण करता है, चंदेरी पर आक्रमण करता है और यहाँ का शासक होता है मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय को हराकर वह चंदेरी पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, बाबर 1526 में भारत पर अधिकार करता है और उसको ज्यादा जीने का मौका मिलता नहीं। तो ऐसा माना जाता है, ऐसी किस्मत भी है कि इसका सबसे बड़ा लड़का और इसका प्यारा लड़का होता है जिसका नाम होता है हुमायूं, ठीक है, जो इसके बाद बादशाह बनता है। तो वह बीमार हो जाता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो बाबर उसको देखकर अपने जो इष्ट देवता है अल्लाह या भगवान, ठीक है, उनसे वह मन्नत मांगता है कि या अल्लाह इसको, मेरे पुत्र को ठीक कर दो और मेरी उम्र इसको दे दो, ठीक है। तो फिर इसके बाद चमत्कार हो जाता है और थोड़े दिन में हुमायूं ठीक हो जाता है और फिर बाबर बेहोश हो जाता है और लगभग 1530 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 4 साल तक ही इसको शासन करने का मौका मिलता है और पूरा ही एकदम ये शासन, अपने शासनकाल में सल्तनत काल को समाप्त करता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। और बाबर अपने जीवन पे, है ना, उसके जीवन पर या अपनी आत्मकथा लिखता है, आत्मकथा, ठीक है, तुजुक-ए बाबरी, तुजुक-ए बाबरी, ठीक है। तो इसमें लगभग 1504 से लेके 1529 तक के काल का इसमें वर्णन होता है कि भाई देखो यहाँ पर उसने कैसे कैसे युद्ध किए, है ना, किस युद्ध में कैसे सफलता प्राप्त की। इसके अलावा वह भौगोलिक क्षेत्र की भी बहुत अच्छी वर्णन करता है कि यहाँ पर कितनी सुंदरता है ना। और जो भी बाबर होता है वह प्रकृति प्रेमी होता है, तो भारत में आके वह 4 बाग का निर्माण, है ना, शालीमार बाग, है ना, इस तरह से बहुत आलीशान बागों, मुगल काल से बहुत ऐसे बाग आए, ठीक है, तो बागों का निर्माण भी करवाया। तो इस तरह से एक स्थायी रूप से मुगल शासन की स्थापना होती। तो ये जो विदेशी शासक है उनमें से सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर कोई शासन करने वाला अगर कोई वंश है तो वह कौन सा है, मुगल वंश। तो प्यारे छात्रों, ये था मुगल वंश। अगले वीडियो में हम अगले
टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।